हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नावल के बारे में पढ़ेंगे। नावल का फ़न, नावल का आगाज़, इर्तिका। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक टेस्ट का लिंक दिया गया है। आप टेस्ट को क्लिक करके टेस्ट दे के अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नावल का फ़न। नावल क्या है? नावल अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है जो अतालवी ज़बान के लफ्ज़ नावेला से निकला है, जिसके मायने हैं नया, यानी न्यू के मायने हैं। इसलिए रखा गया कि ये एक नई चीज़ थी। तो इससे पहले क्या दास्तानों का रवाज था। दास्तानें बहुत लंबी हुआ करती थी, कई महीनों तक किस्तवार सुनाया करती थी दरबारों में। तो जब लोगों को टाइम की कमी महसूस हुई, वक्त की कदर आई उनको, तो उनको लगा कि हमारे पास वक्त इतना ज़्यादा नहीं है। तो उन्होंने एक नई चीज़ की शुरुआत की जो ज़िंदगी की हकीकत बयान करती थी, जो हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड थी। इससे पहले जो दास्तानें लिखी जाती थी उनमें क्या होता था, उनमें माफ़ोकुल फितरत अनासिर जो हैं वो बयान किए जाते थे, यानी ऐसी बातें जो हकीकी ज़िंदगी से जिनका कोई वास्ता नहीं होता था। जिन्नों परियों की कहानियाँ, देव की कहानियाँ। और नावल शुरू हुई तो ये इसमें क्या था, इसमें ज़िंदगी की हकीकत बयान, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वाक़यात पेश आते हैं वैसे इसमें बयान किया जाता था। इसलिए इस चीज़ का नाम, इस किस्से कहानियों का नाम यानी नावल रखा गया। उर्दू में नावल अंग्रेज़ी अदब के रास्ते से आया है। उर्दू में यानी पहले, सबसे पहले जो नावल हैं वो अंग्रेज़ी में लिखे गए। उसके बाद 100 साल बाद जो है नावल उर्दू में लिखे जाने लगे। अलीगढ़ तहरीक के दौरान उर्दू में सिन्फ़ नावल का आगाज़ हुआ। कब हुआ? अलीगढ़ तहरीक किसने चलाई थी? सर सैयद अहमद ख़ान ने। E.M. फॉस्टर ने अपनी किताब आस्पेक्ट्स ऑफ नावल में नावल की तारीफ़ करते हुए लिखा है। क्या लिखते हैं ये E.M. फॉस्टर? इनकी जो किताब है उसका नाम है आस्पेक्ट्स ऑफ नावल। तो ये तारीफ़ करते हैं नावल की, लिखते हैं कि नावल एक ख़ास तवालत का नसरी किस्सा है, कि एक ख़ास किस्म की तवालत होती है इसमें, और ये नसरी किस्सा है। तवालत क्या होती है? इतनी तवील नहीं होती है, ख़ास किस्म की, दास्तान की तरह तवील नहीं होती, यानी लंबी कहानी नहीं होती इसमें, एक ख़ास किस्म की जितनी किस्सा है। ये किसने कहा है? ये कहा है E.M. फॉस्टर ने। आगे चलते हैं। नावल ज़िंदगी की किताब होती है। दूसरे जो क्या कहते हैं, इन्होंने D.H. लॉरेंस ने क्या कहा है कि नावल जो है वो ज़िंदगी की किताब है। जब जैसे मैंने बताया आपको कि ये हमारी हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है। जो इसमें वाक़यात पेश किए जाते हैं वो हमारे पूरे रोज़मर्रा की, हमारी ज़िंदगी में वाक़यात जो पेश आते हैं वैसी ही नावल की कहानियाँ होती हैं। आपने नावल पढ़े होंगे, देखा होगा कि बिल्कुल हमारी हकीकी ज़िंदगी की तरह कहानी होती हैं। लेकिन अगर आप दास्तान पढ़ेंगे तो उसमें जिन्नों की कहानियाँ, भूतों की कहानियाँ, परी देव, तो ऐसे उसका जो है ताल्लुक़ हमारी हकीकी ज़िंदगी से नहीं है। अच्छा, उसके बाद वर्जीनिया वुल्फ के मुताबिक नावल इंसानों से मुतल्लिक होते हैं। ये भी क्या कहते हैं कि नावल जो है वो इंसानों से मुतल्लिक होते हैं, इसलिए वो ऐसे एहसासात व जज्बात उभारते हैं जिनसे हम हकीकी दुनिया में दो चार होते हैं। इस तरह के जब हम नावल को पढ़ते हैं तो हमारे एहसास और हमारे जज्बात जो हैं इस तरह उभरते हैं, हमें इस तरह से समझ आता है जैसे वो हमारी हकीकी ज़िंदगी से रिलेटेड हो। मतलब हम ऐसे लगता है कि हम उसे इस कहानी को पढ़ रहे हैं, पढ़ते तो हैं हम नावल को, लेकिन ऐसे लगता है कि हम वहाँ पर जाए, वाक़यात पर मौजूद हैं। तो इस तरह के होते हैं, हमारी पूरी हकीकत होती है, जो नावल में पूरी हकीकत बयान की होती है। तो हकीकी ज़िंदगी से हम जो है वो दो चार होते हैं। रोज़मर्रा आँखों के सामने होने वाले वाक़यात को मानूस और मरबूत अंदाज में पेश करने का नाम क्या है? नावल है। ये किसने कहा है? कलारियूज़। इसने कहा है कि जो रोज़मर्रा के वाक़यात हमारी ज़िंदगी में पेश आते हैं, हमारी आँखों के सामने जिन वाक़यात को हम पेश होता देखते हैं, उन्हें मानूस और मरबूत अंदाज में पेश करने का, उन्हें अपने अंदाज में पेश करने का, उन्हें एक कहानी, किस्से की शक्ल देने का नाम ही जो है वो है नावल। ये किसने कहा है? ये कहा है कलारियूज़ ने। अपनी ट्रूप के मुताबिक नावल एक ऐसी तस्वीर है जिसमें आम जिंदगी की मसरत और गम दिखाए जाते हैं ताकि वो तस्वीर जानदार नज़र आए। इस तस्वीर को अगर काबिल तवज्जो बनाना है तो बहुत वसी और हकीकी तशबीहों से
मामूर होना चाहिए कि अगर हमें नॉवल के किस्सा कैसा होता है जो हमारी हकीकी ज़िंदगी को बयान करता है, और इस तरह के किस्से और हमें जो तस्वीरें, हमें जो कहानी बताई जाती है, कहानी नॉवल में बयान की जाती है, वो हमें ऐसे लगता है कि वो हम अपनी आँखों से उसे देख रहे हैं। इस तस्वीर को अगर काबिल तवज्जो बनाना है, अगर नॉवल को हमें अच्छा बनाना है और ज़्यादा काबिल तवज्जो बनाना है, तो इस तशबीहों से मामूर करना कि ऐसे तशबीह इस्तेमाल की चालें ऐसी दी जाएं कि जो हकीकी ज़िंदगी से बिल्कुल हम जिससे रिलेट कर पाएँ, जिससे पढ़ने वाले या लिखने वाले लोग, जो पढ़ने वाले या सुनने वाले जो हैं नॉवल को, वो रिलेट कर पाएँ। ऐसी तशबीह जो है, इसे अहद जदीद का रज़मिया भी कहा जाता है। जदीद अहद क्या होता है? दौर, और अहद जदीद क्या होता है? जो प्रेजेंट चल रहा है, जो नया है, तो इसे रज़मिया भी कहा जाता है। रज़मिया होता है अफसोस वगैरह करना या कोई ऐसी कहानी जिसमें अफसोस ज़ाहिर किया जाए। पॉकेट थिएटर, नॉवल को एक जेबी कारखाना का नाम भी दिया गया है, पॉकेट थिएटर का नाम दिया गया है। आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट, नॉवल के अज्जाए तरकीबी 7 या 6 हैं। अहम अज्जाए तरकीबी क्या हैं देखते हैं। किस्सा जैसे मैंने बताया, कहानी के जब कोई नॉवल है या दास्तान है, जो भी है, उसमें किस्सा, कोई कहानी तो होती है ना, बयान की जाती है, तो वाक़या या कहानी का बयान। उसके बाद प्लॉट क्या है? किस्से की तरतीब व साख्त। एक नॉवल होती है, उसमें बहुत सारे वाक़यात पेश आते हैं। उन वाक़यात को किस तरह से पेश किया जा रहा है, मतलब एक के बाद दूसरा वाक़या आता है, तीसरा वाक़या आता है, तो उनको जो एक लड़ी में पिरो दिया जाता है, उस लड़ी को जो है वो प्लॉट कहते हैं। उसके बाद आ गया किरदार निगारी, अशख़ास और इनकी सीरत का अक्कास, यानी जो उसमें किरदार दिए होते हैं नॉवल में। आखिरकार जो नॉवल है, जो कहानी है, वो किरदारों के ज़रिए ही आगे बढ़ती है, तो उसे किरदार निगारी कहते हैं, जो किरदार उसमें होते हैं। मकालमा निगारी, जब वो किरदार हैं तो वो कोई ना कोई आपस में बातचीत करेंगे, तभी तो कहानी बढ़ेगी आगे, तभी तो कहानी बनेगी। तो क्या कहते हैं? मकालमा निगारी। जो वो मकालमे, जो सेंटेंस बोलते हैं, मकालमा निगारी होते हैं सेंटेंस मकालमे जो उसमें नॉवल में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद है मंजर कशी, पस मंजर जमा व मकां की अकास। ठीक है, मंजर कशी है जो दिखाया जा रहा है वहाँ पे मंजर, उसे मंजर कशी कहेंगे। सलूब, बयान का तरीक़ाकार कि क्या किस तरह से बयान किया जाता है, वो असलूब। और उसके बाद आ जाता है नुक्ताए नज़र, मुसन्निफ़ का ज़वाया निगाह, यानी नुक्ताए नज़र होता है कि एक जो मुसन्निफ़ है वो लिख रहा है, उसका कोई ना कोई नुक्ताए नज़र होता है। लेकिन इन्हें पढ़ लेते हैं दोबारा से, इन्हें दोबारा से समझलाट में एक के बाद एक वाक़यात पेश आते रहे हैं। वाक़यात की लड़ी को, जैसे मैंने समझाया कि उस वाक़यात की लड़ी को, एक के बाद जब एक वाक़यात पेश आते हैं, उन वाक़यात की लड़ी को जो है क्या कहते हैं? प्लॉट कहते हैं। वाक़यात की तरतीब बहुत ही बेऐब होनी चाहिए। जो तरतीब दी जा रही है वो बेऐब होनी चाहिए, उसमें कोई नुक्स या कमी नहीं होनी चाहिए। यानी एक के बाद जब दूसरा वाक़या पेश आए तो अक़ल तस्लीम करे कि बेशक ऐसा ही होना चाहिए था। वाक़यात एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से वाक़यात पेश आते हैं नॉवल में, तो उसे प्लॉट कहते हैं। लेकिन कामयाब प्लॉट क्या है कि उसमें कोई नुक्स नहीं होना चाहिए। जब एक के बाद दूसरा वाक़या बयान किया जाए तो उसे हमारी अक़ल, पढ़ने वालों की, सुनने वालों की अक़ल तस्लीम करे कि बेशक ऐसा ही होना चाहिए था। जब ऐसा नहीं है कि एक बेतरतीब वाक़यात पेश किए जाएंगे तो वो प्लॉट जो है वो ढीला ढाला प्लॉट होता है, तो उसमें वो नकाइस रह जाते हैं। कि हम देखते हैं जो उमराव जान अदा है, इसका जो प्लॉट है वो क्या है? घटा हुआ है, बिल्कुल मरबूत प्लॉट है इसका। लेकिन उसी के कंपैरिजन में अगर हम प्लॉट किसका देखें, पंडित रतन नाथ सरशार का जो फसाना आज़ाद है, वो ढीला ढाला, मतलब प्लॉट ही नहीं है उसका कोई, तो इसलिए वो उसमें वो एक नुक्स है। ठीक है, प्लॉट या तो सादा होते हैं यानी इसमें एक किस्सा होता है, या मुरक्कब होता है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा किस्से होते हैं। या तो एक किस्सा चलता है या फिर 2 या 2 से ज़्यादा किस्से चलते हैं एक नॉवल में। जैसे हमने उमराव जान अदा में देखे हैं, मुरक्कब प्लॉट है इसका, उसमें 2 किस्से हैं, एक अमीरन का और दूसरा रामदेई का, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो वाक़यात ये इस तरह से, ये कौन सा प्लॉट था उसका? मुरक्कब प्लॉट था। याद रखना है, 2 या 2 से ज़्यादा किस्से एक साथ चलते हैं तो मुरक्कब प्लॉट को संभालना, एक अच्छा प्लॉट तैयार करना एक अच्छे फ़नकार की ही बस की बात है। उमराव जान में 2 किस्से साथ साथ चलते हैं, एक अमीरन का और दूसरा रामदेई का, दोनों किस्से साथ साथ चलते हैं। और किस तरह का प्लॉट है इसका? मरबूत है,
अच्छा प्लॉट है और मुरक्कब प्लॉट है। किरदार निगारी जैसे मैंने देखा क्या है, नॉवल में मुसलसल अमल होता है। यानी अमल क्या होता है, अमल काम करने को कहते हैं। मुसलसल मतलब लगातार। क्या होता है, यानी वाक़यात पेश आते हैं। नॉवल में एक के बाद एक वाक़यात पेश आते हैं। वाक़यात अफराद के ज़रिए ही पेश आते हैं। जो भी वाक़यात बयान किए जा रहे हैं वो अफराद के ज़रिए ही, जो नॉवल है, कहानी है, आगे बढ़ेगी, अफराद के ज़रिए पेश आते हैं। इन अफराद किस्सा को किरदार कहते हैं। जो इस किस्से में जो अफराद हैं उन्हीं को किस्से किरदार कहते हैं। किरदारों की पेशकश को किरदार निगारी कहलाती है। जो वो पेश कर रहे हैं, किस तरह का किरदार निभा रहे हैं, उसे किरदार निगारी कहते हैं। का तीसरा अहम जुज़ है, नावल पढ़ते हुए महसूस होना चाहिए कि किरदार असली ज़िंदगी से लिए गए हैं। जब हम नावल पढ़ते हैं तो हमें ये महसूस होना चाहिए कि जो किरदार हैं वो असली ज़िंदगी से लिए गए हैं। इनमें हकीकत का रंग जितना ज़्यादा होगा नावल इतना ही कामयाब होगा। यानी हकीकत पर मबनी होते हैं नावल, मतलब हकीकत हमारी हकीकी ज़िंदगी से रिलेटेड होते हैं। तो क्या कहा गया है कि नावल में जितना हकीकत का रंग ज़्यादा होगा, नावल जो है उतना ही कामयाब होगा। किरदार कितने तरह के होते हैं? किरदार दो तरह के होते हैं। एक पेचीदा किरदार जिन्हें राउंड कहते हैं, दूसरे स्पॉट यानी फ्लैट किरदार। ठीक है, देखते हैं आगे। जो किरदार जीते जागते हुए होते हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को पेश करते हैं, वो राउंड कहलाते हैं। ठीक है, जो जीते जागते किरदार होते हैं वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को पेश करते हैं, उन्हें राउंड किरदार कहते हैं। जो ज़िंदगी का सिर्फ एक रुख पेश करते हैं, मसलन अच्छे हैं तो अच्छे और बुरे हैं तो बुरे, यानी अच्छे हैं तो शुरू से लेके आखिर तक वो अच्छे ही रहेंगे और बुरे हैं तो आखिर तक बुरे ही रहेंगे, पार्ट किरदार कहलाते हैं। जो राउंड किरदार होते हैं, जैसे कई बार क्या होता है, कहानी में एक इंसान को अच्छा दिखाया गया है, वो बाद में वो आता है, या बुरा दिखाया गया है तो वो अच्छा बन जाता है। तो वो ज़िंदगी की जीती जागती मिसाल है, क्योंकि इंसान जो है वो, इंसान का नेचर जो है, इंसान के हालात जो हैं वो बदलते रहते हैं और इंसान जो हालात के मुताबिक बदलता रहता है। यानी वो, जब इसे हम देखें इस तरह से देख सकते हैं कि उन्हें जीते जागते किरदार कहा गया है। राउंड किरदार कहलाते हैं वो, जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को पेश करते हैं और जो ज़िंदगी का सिर्फ एक रुख पेश कर रहे हैं, यानी जो शुरू में अच्छे दिखाएं या लास्ट तक वो अच्छे ही रहेंगे, या बुरे दिखाएं बुरे ही रहेंगे, तो वो क्या है, स्पॉट किरदार कहलाते हैं। क्योंकि असल ज़िंदगी में इंसान हालात के मुताबिक तब्दील होता रहता है। मौलवी नज़ीर अहमद के किरदार मुब्तला और कलीम, मिर्ज़ा हादी रुस्वा के किरदार उमराव जानादा और गोहर मिर्ज़ा, प्रेमचंद के अमरकांत और होरी जीते जागते किरदार हैं। ये इन्होंने जीते जागते किरदार, यानी इन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को पेश किया है। ये इनकी ज़िंदगी जो है, मतलब नावल में इनकी ज़िंदगी ऐसे दिखाई दी है, इनकी कहानी ऐसे दिखाई दी है, जिन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को पेश किया है। इनके हालात बदलते रहे हैं, किसमें, नावल में। तो इसलिए ये क्या, कौन से किरदार हैं आगे देखते हैं। इसके बाद नावल में शुरू से लेकर आखिर तक एक ही कहानी और एक ही प्लॉट होता है। कहानी होती है और एक ही प्लॉट होता है। कहानी एक ही होती है लेकिन उसमें वाक़यात अलग अलग पेश किए जाते हैं, और प्लॉट एक ही होता है लेकिन दो तरह, मतलब जैसे हमने प्लॉट के देखे ना, एक मुरक्कब और उसमें दो कहानियाँ चल रही हैं। प्लॉट भी एक ही होता है, कहानी भी एक ही होता है, कहानी भी एक ही होती है, लेकिन कहानी में जो वाक़यात हैं वो अलग अलग, मतलब कहानी तो एक ही है, वाक़यात पेश आते हैं उसमें। एक ही कहानी होती है और एक ही प्लॉट होता है। इस तरह से इसे समझ लीजिए। नावल में किरदार भी इब्तदा से आखिर तक एक ही होते हैं। ये नावल में हकीकी और वाकई हालात जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आते हैं, इनको पेश किया जाता है। ठीक है, और नावल के ज़बान व बयान में लचक और वुसअत होती है। नावल की जो ज़बान है और उसका जो बयान है उसमें लचक और वुसअत होता है। कहानी नावल में रीढ़ की हड्डी की तरह होती है, जो कहानी उसमें बयान की जा रही है। अगर कहानी नहीं होगी तो फिर नावल कैसा? तो इसलिए कहानी जो है नावल में एक रीढ़ की हड्डी की कहानी हकीकी इंसानों की कहानी जैसी होती है। ठीक है, जो नावल में कहानी पेश की जा रही है वो हकीकी, जैसे हमारी ज़िंदगी है, हमारे साथ जैसे सुबह से लेकर शाम तक हम अपनी आँखों से होता देखते हैं, ऐसे वाक़यात को जो है वो बयान किया जाता है।
नावल की जगह वहाँ होती है जहाँ तारीख के सफ़े सादा होते हैं। ये अली अब्बास हुसैनी ने कहा है, ठीक है, इनका कौल है ये। डिप्टी नावल निगार जो है वो तस्लीम किया गया है और इनका मुराते उल रूसिन का पहला नावल है जो 1869 ईस्वी में लिखा गया और ये एक इस्लाही नावल है, ठीक है। कहा जाता है कि नज़ीर अहमद की तख्लीक़ात उर्दू के नक्शे अव्वल हैं। इन्हें नक्शे अव्वल कहा गया है उर्दू नावल निगारी में, ठीक है। और नज़ीर अहमद के मुराते उल रूस 1869 को ही उर्दू का पहला नावल तस्लीम किया गया है। इसी को उर्दू का पहला नावल जो है तस्लीम किया गया है, मुराते उल रूस। उसके बाद देख लेते हैं नज़ीर अहमद और इनके मासरीन कौन कौन हैं। नज़ीर अहमद मुराते उल रूस इनका नावल बनातुल नाइश, तोबतुल नुसू, फसानाए मुब्तला, इब्नुल वक्त, रवाए सादिका, ये इनके नज़ीर अहमद के जो हैं वो नावल है। उसके बाद आता है पंडित रतननाथ सरशार, फसाना आज़ाद, जामे सरशार, सैरे कोहसार, कामिनी, शेख बनात, खुदाई फौजदार, ठीक है। अब्दुल हलीम शर, दिलचस्प, मलकुल अज़ीज़ वर्जीना, फ़रदौसे बरी, शौकीन मलिका, हुस्न अंजलीना, मंसूर मोहिना, अज़ीज़ मिस्र, फ़ुल इंदलीस, ज़वाल बगदाद, अयाम अरब, ठीक है। उसके बाद है मिर्ज़ा हादी रुस्वा, उमरावजा नदा, अफ़शाए राज, अख्तरी बेगम, ज़ाते शरीफ ज़ादा, बहराम की रिहाई। ये थे नज़ीर अहमद और नज़ीर अहमद के मासरीन जिन्होंने नावल लिखे थे शुरुआत में। अब आगे चलते हैं हकीकत पसंद अदीब और नावल, उर्दू नावल। प्रेमचंद, इसरारे माबद, व हम सवाब, गौदान, बज़ारे हुस्न, चौगाने हस्ती, निर्मला, मैदाने अमल, गबन, पर्दाए मिजाज, गोशाए आफ़ियत, ओपिंदर नाथ, अश्क, गिरती दीवार, ठीक है। उसके बाद रोमानी रुझानात, नावल में जब रोमानी रुझानात आए उनमें उस टाइम वक्त में किसने नावल लिखे हैं। सजाद हैदर यलदरम, ये रोमानी नावल निगार कहलाते हैं। नियाज़ फ़तेहपुरी, मजनू गोरखपुरी और काजी अब्दुल गफ़ार को बाग़ियाना रुझान का नुमाइंदा कहा जाता है। सजाद हैदर यलदरम, सालस बख़ैर, मतलूबे हसी, हम खान, नियाज़ फ़तेहपुरी, शहाब की सरगज़श्त, एक शायर का अंजाम, आगा हशर, हीरे की कुन्नी, नाहिद अरमा, नकली ताजदार, मोहब्बत का अफसाना, मजनू गोरखपुरी, सैदे ज़बू, सोगवार शबाब, सराब और जाहिर, इसे आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं तरक्की पसंद तहरीक और उर्दू नावल। सजाद ज़हीर, लंदन की एक रात, ये तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता अदीब हैं। कौन? सज्जाद ज़हीर। इन्होंने एक लंदन की एक रात नावल सबसे पहले लिखा। कृष्ण चंद्र, शिकस्त, जब खेत जागे, ये कृष्ण चंद्र के हैं, तरक्की पसंद तहरीक से जो वाबस्ता थे उर्दू नावल निगार, उनके नाम हैं। तूफ़ान की कलियाँ, अज़ीज़ अहमद का कौन सा है? सरगज़श्त, ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती, आग, मरमर खून, हवस, शबनम, आँख, जब आँखें आहन पोश हुई, ठीक है। असमत चकताई, टेढ़ी लकीर, ज़िद्दी, मासूमा, दिल की दुनिया। राजेंद्र सिंह बेदी, एक चादर मैली सी। शौकत सिद्दीकी, खुदा की बस्ती। काजी अब्दुल सत्तार, शब गुज़ेदा, दारा शिको, सलाहुद्दीन अयूबी, हज़रत जान, गुबारे शब, खालिद बिन वलीद। खतीजा मस्तूर, आंगन ज़मीन। जिलानी बानो, ऐवाने गज़ल, बारिश संग। ख्वाजा अहमद अब्बास, इनकलाब। आगे चलते हैं जदीदियत और उर्दू नावल। जदीदियत और उर्दू नावल, इसमें कौन कौन से नावल? कुरातुल ऐन हैदर, ये हैं। आग का दरिया, मेरे भी सनम खाने, कारे जहाँ दराज है, आखिरी शब के हम सफ़र, गर्दिश, रंगे चमन, चांदनी बेगम, ये हैं इनके नावल कुरातुल ऐन हैदर के। ये जदीदियत से ताल्लुक़ रखती हैं। उसके बाद मुमताज़ मुफ्ती, ये भी जदीदियत वाले हैं। अलीपुर का एली, ठीक है। जमीला हाशमी, यहाँ पे मिस्टेक थोड़ी हो गई है, तलाशे बहारा इनका है। इंतज़ार हुसैन, चांद गहन, बस्ती, आगे समंदर है और तज़करा, ठीक है। अब्दुल्ला हुसैन, उदास नस्लें, बाग, कैद, नादिर लोग। अनवर सजाद, खुशबू का बाग, जन्म रूप। जोगिंदर पाल,
आमदोरफ्त, नारेद, ख्वाबरू, पैगाम आफाकी मकान। और देखते हैं आगे। नावल एक मरबूत सिन्नफ है, ठीक। नावल एक बयानिया सिन्नफ है, ये एक मरबूत सिन्नफ भी है और एक बयानिया सिन्नफ भी है। मगरबी असरात क्या है? मगरब में नावल निगारी का आगाज़ 18वीं सदी में हुआ था। चनाचा अंग्रेज़ी का पहला मुकम्मल नावल जो है वो सैमुअल रिचर्डसन का पामेला है। रिचर्डसन का पहला नावल जो अंग्रेज़ी का है वो क्या है, क्या नाम है उसका? पामेला है। मौलवी नज़ीर अहमद ने उर्दू में नावल लिखने की बुनियाद डाली तो पंडित रतन नाथ सरशार ने इस रवायत को आगे बढ़ाया। इनकी मशहूर तसनीफ़ फसाना आज़ाद है। इसमें लखनऊ की जागीरदाराना, ये याद रखने वाली बात है, इसमें फसाना आज़ाद में क्या बताया गया है कि लखनऊ की जागीरदाराना माहौल की तस्वीर कशी की है। तंज़ो मिज़ा खोजी और आज़ाद के इसमें दिलचस्प किरदार दिए गए हैं और बरमहल मकालमे वगैरह हैं। उर्दू नावल का अगला दौर तारीखी नावल का दौर है। मौलाना अब्दुल हलीम शर और मोहम्मद अली तैयब ने तारीखी नावल लिखकर इस्लाम के शानदार माजी को दोहराया है। शर को तारीखी नावल निगारी का बानी कहा जाता है। तारीखी नावल निगारी, इन्होंने तारीखी नावल लिखे। इनके यहाँ तबलीग इस्लाम का जोश भी ज़्यादा नज़र आता है। किसके यहाँ? अब्दुल हलीम शर के यहाँ इनकी नावलों में तबलीग इस्लाम का जोश नज़र आता है। मुल्कुल अज़ीज़ वर्जीना इनका पहला तारीखी नावल है, ठीक है, याद रखना है। मुल्कुल अज़ीज़ वर्जीना इनका पहला तारीखी नावल है, बल्कि ये उर्दू अदब के इब्तदाई तारीखी नावलों में शुमार किया जाता है। इसकी सने इशायत क्या है? इसकी सने इशायत है 1888। फरदौसे बरी इनका जो है वो शानदार नावल है। उर्दू नावल का अगला दौर उर्दू अदब की तारीख में एक अलग मकाम रखता है। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा का उमराव जानादा वजूद में आया। उन्होंने भी नावल लिखे, मसलन ज़ाते शरीफ ज़ादा, लेकिन जिस कारनामे से उन्हें जो है वो ज़िंदगी जावेद अता की, जिस नावल ने, वो कौन सा नावल है? उमराव जान आदा, जो हर लिहाज से, जैसे मैंने ऊपर बताया, हर लिहाज से बेहतरीन नावल है और मुकम्मल नावल है। इसमें 19वीं सदी के वस्त का लखनऊ पूरी तरह जी उठता है। लखनऊ का जो दौर था उस वक्त का पूरी तरह जो है वो जी उठता है इस नावल में। प्लाट, किरदार निगारी, मकालमे, मंजर कशी, ज़बान व बयान, हर लिहाज से ये नावल जो है वो उर्दू अदब का एक शाहकार और मुकम्मल नावल और बेहतरीन नावल है। आगे देखते हैं। मौलाना राशिदुल खैरी को मुसव्विर गम कहा जाता है। उन्होंने हिंदुस्तान की मुस्लिम ख्वातीन पर अपनी तवज्जो जो है वो मरकूज़ रखी और हमारे माशरे में इनकी जो दर्दनाक हालत है नावलों में इसकी तस्वीर खींची है। अपने नावलों में उन्होंने हिंदुस्तान में जो लोगों की, जो औरतों की, ख्वातीन की जो दर्दनाक हालत थी हमारे माशरे में, उनकी तस्वीर मौलाना राशिदुल खैरी ने अपने नावलों में खींची है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को जदीद उर्दू नावल का बानी कहना मुनासिब होगा। इनके नावलों में देहात और देहात के मसाइल बहुत सलीके से पेश किए गए हैं। प्रेमचंद अब तक के उर्दू के सबसे बड़े नावल निगार हैं। प्रेमचंद अफसाना निगार भी हैं बहुत बड़े, उर्दू और हिंदी दोनों में इनका नाम है। तरक्की पसंद तहरीक ने उर्दू नावल को बहुत कुछ दिया है। इस तहरीक का आगाज़ प्रेमचंद के ज़माने में ही हो गया था, बल्कि उन्होंने ही इसकी सरपरस्ती की। तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता नावल निगारों ने मेहनत कशों की उमंगों की तर्जुमानी की, वक्त के तकाज़ों को समझा, ज़िंदगी और अदब के रिश्ते को उजागर किया और उर्दू नावल को नई राहें दिखाईं। इस सिलसिले में सज्जाद ज़हीर का लंदन की एक रात, काजी अब्दुल गफ़ार का लैला के खतूत, असमत चगताई का टेढ़ी लकीर, कुरातुल हैदर का आग का दरिया, कृष्ण चंद्र का शिकस्त और अजीज़ अहमद का गुरेज काबिल ज़िक्र हैं, ठीक है। तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता ये नावल निगार और इनके नावल। आगे से चलते हैं। कृष्ण चंद्र ने इश्तराकी ख़यालात का गाना अंदाज में प्रचार किया है। ये इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, लिखा हुआ है मैंने ऊपर, इश्तराकी ख़यालात का उन्होंने जो है वो इजहार किया है, यानी अपने नावल जो लिखे हैं
वो बड़े फनकाराना अंदाज में पेश किए हैं। मौजूदा सदी के निस्फ आखिर में हम और आप सांस ले रहे हैं नावल के नुक्ताए नज़र से ख़ास तौर पर ज़रखेज़ है। तकसीम मुल्क के बाद एक अरसे तक हिजरत और जलावतनी पर हमारे फ़नकारों की तरफ तवज्जो मरकूज़ रही। उनकी किस तरफ तवज्जो मरकूज़ रही? जब आज़ादी मिल गई, जब मुल्क जो है वो तकसीम हो गया, उसके बाद कुछ लोग हिंदुस्तान में रह गए, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए। तो कई देर तक जो हमारे फ़नकार थे, जो नावल निगार थे, उन्होंने जो नावल लिखे वो जलावतनी पर लिखे गए, तकसीम मुल्क पर लिखे गए। बहुत सारे ऐसे नावल हैं, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। बहुत सारे नावल ऐसे हैं जिनमें जलावतनी, अपने मुल्क को छोड़ना, हिजरत वगैरह, ये सब उसमें उन नावलों में बयान पेश किया गया है। ऐसी कहानियाँ बनाई गई हैं, ऐसी कहानियाँ पेश की गई हैं। आगे देखते हैं। इन नावल निगारों में अब्दुल्ला हुसैन, उस दौर जो उस टाइम कौन कौन से नावल निगार थे उस वक्त? उस दौर के नावल निगारों में अब्दुल्ला हुसैन का उदास नस्लें और बाग, शौकत सिद्दीकी का खुदा की बस्ती, खतीजा मस्तूर का आंगन, हयातुल्लाह अंसारी का लहू के फूल, राजिंदर सिंह बेदी का एक चादर मैली सी, बलवंत सिंह का मामूली लड़की, काजी अब्दुल सत्तार का शब गजीदा, नाथ का अरमानों की सेज और रूह, जिलानी बानो का ऐवान गज़ल, अनवर सजाद का खुशियों का बाग, इंतज़ार हुसैन का बस्ती, सलीम अख्तर का ज़ब्त और दीवार हमारे अहद के लाजवाल नावल हैं। तो यहाँ ये हमारा कंप्लीट होता है नावल से रिलेटेड। आगाज़, इर्तिका, उसके मशहूर कौल। ओके।